हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, उसने आंख फाड़कर देखा। इस वाक्य में फाड़कर क्या है? देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि फाड़कर विशेषण हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ फाड़कर शब्द जो है वह संज्ञा तो कोई इस वाक्य में है ही नहीं। आंख एक संज्ञा है, इसकी विशेषता ये नहीं बता रहा है। उसने जो है सर्वनाम है, इसकी भी विशेषता ये नहीं बता रहा है, बल्कि यह देखना की विशेषता बता रहा है। तो इस हिसाब से ये पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं हो सकता। पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया होती है। आंख फाड़ना एक मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता है या क्रिया के तौर पर नहीं यूज किया जाता। इसमें से कोई नहीं, ये भी बात नहीं है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह है क्रिया देखना। देखना मुख्य क्रिया, इसकी विशेषता बता रहा है कि यह क्रिया विशेषण हो सकता है। ठीक है, आंख फाड़कर देखा। अच्छा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्थान नहीं बता रहा है, यह कोई काल नहीं बता रहा है, यह कोई परिमाण नहीं बता रहा है, बल्कि एक कह सकते हैं रीत या तरीका बता रहा है देखने का। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अविकारी का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल यानी जो बदले ना। देख लेते हैं भैया, इसमें से कौन ऐसा है जो बदलना नहीं चाहता है? विशेषण तो बदलता है। जैसे हमने कह लिया काली पेंसिल, काली को हम काला भी कह सकते हैं, काली काला। ठीक है, तो विशेषण शब्द में बदलाव होता है, ये अविकारी नहीं है। अविकारी मतलब जो बदलेगा। और देख लीजिए अव्यय, अव्यय को ही हम अविकारी कहते हैं। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो अविकारी है, तो अविकारी अव्यय भी है। क्रिया विशेषण भी अविकारी होता है। तो दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो दोनों ऑप्शन पे तो हम टिक मार्क कर नहीं सकते। इस हिसाब से क्या होगा? डी में क्या लिखा है? ए और बी, यानी डी बता रहा है कि ए और बी दोनों विकल्प सही है, तो हम डी पर टिक मार्क करेंगे। डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है मित्रों। क्रिया विशेषण चार तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से पुनरावृत्ति करा दूंगा। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते समय ये क्रिया का काल बताते हैं। काल का मतलब होता है समय। इसके अलावा ये क्रिया का स्थान बताते हैं, यानी जगह, क्रिया कहां पर हो रही है उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया के होने की परिमाण यानी मात्रा बताते हैं, और क्रिया के होने का तरीका यानी रीति बताते हैं, यानी कि तरीका। तो क्रिया विशेषण ये चार तरह के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे हमने कहा यहां लिखा है जहां। कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक हमें ढूंढना है, यानी जो समय बताए क्रिया की। जहां अगर हम लिखेंगे तो जहां शब्द अगर आप देखिए तो जहां जो है स्थान बताता है। ठीक है, जहां का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, तो यह स्थानवाचक में आ जाएगा। आगे पीछे ये भी स्थान बोधक हो सकता है। ठीक है, पर्याप्त जो है ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब जो है वह अब जाएगा, तो अब जो है वो जाने की विशेषता बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह समय बता रहा है। अब आगे आ जाइए, तो यहां विकल्प सी सही था। चौथा प्रश्न देखते हैं। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। गौर करिएगा, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। यहां जो देखिए बिना शब्द आया है, इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है? बिना जो है वो अव्यय है, अविकारी शब्द है। यह किसी भी वाक्य में आप प्रयोग करके देख लीजिए, किसी भी काल में प्रयोग कर दीजिए। कर्ता को चाहे आप एक वचन का लिखिए या बहुवचन का लिखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का लिखिए, लिंग बदल दीजिए, कारक बदल दीजिए या आप काल बदल दीजिए, लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। अब बताना यह है कि ये कौन सा अव्यय है। क्या यह संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है, या क्रिया विशेषण है? कौन सा है भैया, देख लेते हैं। अब देख लीजिए,
ये जो बिना है, गौर करिएगा, विस्मय आदि बोधक को पहले हम लेते हैं। क्या ये कोई विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा इत्यादि बता रहा है? हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, ये सब का भाव ये बता रहा है? नहीं, ऐसा भाव नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये विस्मय आदि बोधक नहीं हो सकता। क्या ये किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है? जाऊंगा बिना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण भी नहीं है, ये विस्मय आदि बोधक भी नहीं है। ये समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक किसको कहते हैं? और, तथा, लेकिन, पर, अथवा, इसलिए, ये जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक होते हैं। ये समुच्चय बोधक भी नहीं है। और समुच्चय बोधक क्या करते हैं? दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। यहां ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। अब बात आती है यहां, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। किन शब्दों को? दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ता है। मैं और गोपाल को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में संबंध बताने का कार्य कर रहा है। अब देख लीजिए, ये संबंध बोधक होगा। क्या होगा? ये संबंध बोधक होगा, ये समुच्चय बोधक नहीं होगा। तो मित्रों ये ध्यान रखिए, के बिना, के अलावा, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, वाक्यों में ऐसे जो शब्द मिलते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। भी शब्द है, भी शब्द क्या है भाई? क्रिया है। क्रिया तो भी नहीं होता, इससे कोई कार्य का बोध भी नहीं हो रहा है। क्या ये संबंध बोधक है? क्या ये दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या ये क्रिया की विशेषता बताया गया? नहीं, क्रिया विशेषण है, नहीं। तो घुमा फिरा के क्या आता है? निपात। ये निपात है। अब निपात जानने की बात यह है कि क्या निपात क्या होता है? मित्रों, निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि रमेश भी बाजार जाएगा। रमेश भी बाजार जाएगा। यहां पर रमेश पर जोर देने के लिए भी का प्रयोग किया जा रहा है। यह नॉन चेंजेबल वर्ड है, यह अव्यय है, अविकारी है। और ऐसे अविकारी शब्दों को हम कहते हैं निपात। अविकारी शब्दों में सिर्फ क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार ही नहीं आते, बल्कि निपात भी अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। तो इतने जो 5 प्रश्न थे, यहां पर आपने देखा कि तरह तरह के, यहां मैंने क्रिया विशेषण करा दिया, यहां मैंने अविकारी शब्द क्या होते हैं उसका ज्ञान करा दिया, यहां मैंने आपको क्रिया विशेषण के अंदर जो 4 प्रकार है उसके अंदर ये प्रकार बता दिया। यहां पर आपने देखा मैंने संबंध बोधक की बात कर दी, यहां निपात की। तो कुल मिलाकर के ये सारे प्रश्न जो थे अविकारी पर थे। अब यहां आ जाइए 6वें प्रश्न पर। तो मित्रों 5वें में विकल्प बी सही था, निपात। आगे आ जाइए 6वां देख लेते हैं। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, ये एक वाक्य है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अब गौर करिए यहां पर कौन सा कारक है। अब यहां लड़का को अगर हम देखें तो ये तो कर्ता कारक है, क्योंकि गिरने का काम भाई लड़के ने किया है, लेकिन यहां कर्ता कारक कोई विकल्प ही नहीं है। अब यहां बात आती है, गिरा जो है, गिरा तो कारक है ही नहीं, गिरा तो क्रिया है, ये कर्ता है, ठीक। ये दोनों की बात ही खत्म हो गई, बचा पेड़ से, ठीक है। पेड़ क्या है? अब देख लीजिए, पेड़ से गिरने का भाव पाया जा रहा है, यानी पेड़ से कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, ठीक है। अब जहां से कोई चीज अलग होती है उसे हम कहते हैं अपादान। क्या कहते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक में भी से लगता है, ठीक है। उसका भी विभक्ति चिन्ह या हम कह सकते हैं कारक चिन्ह जो है वो से होता है। अब एक कारक और है जिसका विभक्ति चिन्ह से होता है, वो है कर्ण कारक। कर्ण कारक में भी से लगता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वहां भी से आता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वहां जो से होता है वहां उस सेंस में लगाया जाता है जब किसी चीज के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। जैसे मैंने कलम से लिखा, ठीक है, मैंने कलम से पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम मैंने कलम से किया, तो लिखने का काम किस चीज की सहायता से हुआ? कलम से।
तो कलम के बाद से आ रहा है, वहां ये कर्ण कारक हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब देख लीजिए, तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा भाई? अपादान कारक हो जाएगा। संप्रदान क्यों नहीं होगा? क्योंकि संप्रदान के लिए काम किया जा रहा है, जाएगा, के लिए सेंस में आता है, मतलब जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान कारक होता है। यहां किसी के लिए काम नहीं हो रहा है तो संप्रदान कारक नहीं हो सकता। यहां अधिकरण कारक नहीं हो सकता, यानी किसी चीज को आधार मान करके कार्य नहीं हो रहा है। जहां में और पर विभक्तियां दिखाई देती हैं वो नहीं है। यहां कर्म कारक नहीं है, यानी क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े, कर्म कारक भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, यहां अपादान कारक है। आगे आ जाइए 7वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें अपादान कारक है? अब यहां वाक्य दिया गया है और आपको पहचानना है कि यहां इसमें किसमें अपादान कारक है। अपादान कारक मैंने आपको बता दिया, जहां से कोई चीज अलग हो। अब गौर करिए, इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है ए बी सी डी ये चारों विकल्पों में से जहां से कोई चीज अलग हो रही हो ऐसा भाव पाया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। मैं पाप से घृणा करता हूं, रमा गिलास से पानी पीती है। यहां पानी पीना यानी पीती है, पीने का कार्य किस चीज के माध्यम से हो रहा है? गिलास से। तो यहां तो भाई जिस चीज की मदद से कार्य होता है उसको हम कर्ण कारक कहते हैं, तो ये बी विकल्प तो होगा ही नहीं। मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। उत्तर हमारा ए में है। अब वो मैं समझाऊंगा कि आपको उत्तर ए में कैसे है, आप थोड़ा वेट करिए। सी देख लीजिए, सूत से कपड़ा बना। आप कहेंगे कि सर जब आपने विकल्प ऑलरेडी बता दिया, उत्तर ऑलरेडी बता दिया, तो और एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत क्या है? भाई हमें यह भी जानना है, मान लीजिए हो सकता है कि वीडियो देखने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जिनको कुछ और विकल्प में भी ऐसा लगता हो कि आंसर छिपा है, तो उनको ये क्लियर तो होना चाहिए कि भाई बाकी के विकल्प गलत हैं तो क्यों गलत है, वो भी आना चाहिए। यानी डीप स्टडी होनी चाहिए। डीप स्टडी कहीं ना कहीं काम करती है, वो कभी बेकार नहीं जाती। सूत से कपड़ा बना। अब देख लीजिए, यहां कपड़ा बनने का कार्य किस चीज के माध्यम से हुआ? सूत से। ये भी कर्ण कारक हो जाएगा, तो यानी ये भी बीसी विकल्प भी नहीं हो सकता। आपके सहयोग से मेरे काम बन गए। काम बना लेकिन किसकी चीज से? सहयोग से। तो ये भी कर्ण कारक हो गया भाई, ये भी नहीं हो सकता। अब एक क्यों हुआ? ये में भी देखिए, यहां सब में से आया, यहां भी से, यहां भी से, यहां भी से आया है, ठीक है। अपादान कारक की भी विभक्ति से होती है और कर्ण कारक की भी विभक्ति से होती है। लेकिन अब जानने की बात यह है कि इसमें से कौन सा सही है। मैंने कहा यह सही है। ए देख लीजिए क्यों सही है। मैं पाप से घृणा करता हूं। यहां घृणा करना यानी किसी चीज से दूर हटना है। वो किस चीज से दूर हो रहा है आदमी? घृणा का मतलब ये होता है आदमी उससे दूर हो रहा है। किस चीज से दूर हो रहा है? पाप से। तो यहां दूर होने का सेंस पाया जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ए विकल्प सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में काल होगा। अब गौर करने की बात यह है कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में काल पूछा जा रहा है। काल का मतलब टेंस पूछा जा रहा है। वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्यत काल होगा। अब वर्तमान काल में भी जितने प्रकार हैं, भूतकाल में जितने प्रकार हैं और भविष्यत काल में जितने प्रकार हैं, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल अच्छी तरह से हिंदी का नहीं आता है, देखिए मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं जहां प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहां बात की जा रही है हिंदी के काल की। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। हिंदी और अंग्रेजी में काफी डिफरेंस है। ये आप कभी भी अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट करके या हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। वो अलग बात है कि गांव में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाया जाता हो, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहां गौर करिए, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में काल होगा। कौन सा काल होगा भाई? सामान्य भूत होगा या पूर्ण भूत होगा, आसन्न भूत होगा या संदिग्ध भूत होगा? यहां सब भूत ही लिखा गया, यानी सब भूतकाल का ही लिखा गया है। अब भूतकाल में देख लीजिए। भूतकाल में मित्रों देखिए होता है, ये चार तो प्रकार होते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका हेतुमत भूतकाल, ठीक है, वो भी इसमें होता है। अब पूर्ण भूतकाल के बाद एक अपूर्ण भूतकाल भी होता है।
सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार भूतकाल में हो जाते हैं। यहां गौर करने की बात है कि मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे खाना खाने की क्रिया मैंने थोड़ी देर पहले ही की है। ठीक है, तो खाना खा चुका हूं यानी खाना खाने का कार्य हो चुका है, चाहे वो 1 सेकंड पहले ही हुआ हो। अगर वो हो चुका है तो वो भूतकाल हो जाएगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देख लीजिए, वो भूतकाल तो हो चुका है, लेकिन क्या उसको सामान्य भूतकाल कहेंगे? नहीं। क्यों सामान्य भूतकाल नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर कार्य का थोड़ी देर पहले ही होना पाया जा रहा है। सामान्य भूतकाल में यह होता है कि कोई क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हुई हो। जैसे मैंने खाना खाया, इसी वाक्य को इस तरह से लिखा जाए कि मैंने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, कब खाया वो क्लियर नहीं रहता, वो श्योरिटी नहीं रहती। तो जब कार्य भूतकाल में हो लेकिन कार्य में श्योरिटी ना हो कि भूतकाल में क्रिया कब हुई है, उस वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। सामान्य रूप से यानी बीते हुए समय में कार्य होता है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये होती है कि ये समझ में नहीं आता कि कब हुई है। अब देख लीजिए पूर्णभूत। तो पूर्णभूत में क्या है? पूर्णभूत में क्रिया भूतकाल में होती है लेकिन बहुत पहले हो जाती है, वो पूर्णभूत कहलाता है। ठीक है, पूर्णभूत में क्रिया होती है लेकिन बहुत पहले समाप्त हो जाती है, वो पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो जैसे अब इसी वाक्य को लिखा जाए कि मैं खाना खा चुका हूं, ना लिख करके लिखा जाए कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। ऐसे वाक्य जब होते हैं तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। ये भी नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, यहां कोई डाउट नहीं पैदा किया जा रहा है कि जैसे उसने खाना खा लिया होगा। अगर इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए कि उसने खाना खा लिया होगा, तब पता चलता है कि भाई शायद उसने खाना खा लिया होगा। श्योरिटी नहीं बताई जा रही है, श्योर नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, एक डाउट, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि कार्य हो चुका होगा लेकिन डाउटफुल है। उसने खाना खा चुका या खा लिया होगा। ठीक है, कार्य हो चुका है भूतकाल में लेकिन उसमें संदेह है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल कब होता है? जब ये इस तरह का वाक्य मिले, यानी जिसको पढ़ के लगे कि कार्य थोड़ी देर पहले हुआ है, वहां आसन्न भूतकाल होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सोचिए, यही चीज अगर प्रेजेंट में लिखी जाएगी, जब हम लोगों के अंग्रेजी टीचर हमारे बचपन में, हमको याद है कि जब वो सिखाते थे तो वो लिखते थे, वो ऐसे वाक्य लिखते थे, मैं खाना खा चुका हूं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हम लोग देखते थे भाई लास्ट में आया है चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट कर देते थे कि आई हैव ईटन फूड या आई हैव ईटन। ठीक है, तो खा चुका हूं, यहां क्या है? हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का, ठीक है, तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, तो वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में मानते थे। लेकिन देखिए हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट, ये भूतकाल में माना जाता है। ठीक है, और इसी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो प्रेजेंट में माना जाता है। आगे आ जाइए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है अगर इंग्लिश के हिसाब से जाएंगे तो, और हिंदी में आसन्न भूतकाल। नौवां देख लेते हैं, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल पढ़ा बताया जा रहा, मैंने सामान्य भूतकाल बताया कि जहां कार्य सामान्य रूप से भूतकाल में हो, लेकिन कब हुआ है भूतकाल में वो श्योर न हो कि क्रिया हो रही है, क्रिया कितना देर पहले हुई, बहुत पहले हो गई, वो सब क्लियर नहीं होता। सामान्य रूप से किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य को पढ़ करके वही सेंस आ रहा है जो यहां पे आ रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी है मतलब क्रिया पढ़ने की हो चुकी है, लेकिन ज्यादा देर पहले नहीं, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर पहले। तो ये कौन सा काल हो जाएगा भाई? आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ये वाला। लेकिन पूछा क्या जा रहा है
किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल पूछा जा रहा है। ये आसन्न भूतकाल हो गया, ये तो गया। सी वाला देख लेते हैं। उसने पुस्तक पढ़ी थी। उसने पुस्तक पढ़ी थी, ठीक है। यहां मैं फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाना भूल गया, आप लोग लगा लीजिएगा। वाक्य खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम लगता है, मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी। उसने पुस्तक पढ़ी थी, ठीक, यहां पूर्ण विराम में लगा देता। उसने पुस्तक पढ़ी थी, इस वाक्य को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि कार्य बहुत दिन पहले या बहुत देर पहले या बहुत समय पहले हो चुका है, तो ये तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ये वाला है, ये भी नहीं है। हमें बताना क्या है? सामान्य भूतकाल। हमें पूर्ण भूतकाल नहीं बताना, हमें आसन्न भूतकाल नहीं बताना है। अगला देख लेते हैं डी वाला। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये क्या हो गया? संदिग्ध भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, कार्य हो चुका होगा लेकिन डाउट है, हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, शायद हो चुका होगा, ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, फिर क्या भाई? उसने पुस्तक पढ़ी, कार्य सामान्य। कब पढ़ी, कितना देर पहले पढ़ी, वो श्योर नहीं है। वो पढ़ रहा था, वो भी श्योर नहीं, ठीक है। तो जब, इसीलिए इसको पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। इनडिफिनिट यानी जो श्योर ना हो, इनडिफिनिट। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यहां निश्चितता नहीं होती सामान्य भूतकाल में। कार्य का सामान्य रूप से भूतकाल में होना पाया जाता है, बस इतनी बसी बात समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। तो मित्रों, मैंने ये कुछ प्रश्न सिलेक्टेड लेकर के आए थे आपके लिए। किस लिए? आपको अविकारी शब्द समझाने के लिए, आपको कारक का थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, साथ ही साथ काल यानी टेंस को समझाने के लिए। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़े और प्रश्न दूंगा तो वो दिक्कत होगी। मैं अगले पार्ट में बाकी के प्रश्न कवर कर लूंगा। तो मैं समझता हूं आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप नाराज मत होइए कि मैंने 25 की श्रृंखला पूरी नहीं करी। आगे का वीडियो सेकेंड पार्ट आपको थोड़ी देर में मैं फिर उसको बना करके डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।